जरा सोचिए, ये पूरा ब्रह्मांड जिसे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, चाहे स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज या फिर हम इंसान, इन सबको मिला दिया जाए तो भी ये पूरे ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा है। सवाल ये है कि बाकी का 95% ब्रह्मांड आखिर कहां है? बाकी का 95% ब्रह्मांड एक रहस्यमयी ताकत है, एक अदृश्य शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिसे ना आप देख सकते हो, ना छू सकते हो और ना ही पकड़ सकते हो, लेकिन उसी के वजह से ये पूरा ब्रह्मांड वैसे चल रहा है जैसे हम इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसके बिना हमारा ये ब्रह्मांड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो है डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। एक रहस्य जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ कर रखता है, वही दूसरा रहस्य पूरे ब्रह्मांड को फैला रहा है। आज के इस वीडियो में इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्य को समझने वाले हैं। बिग बैंग के बाद हमारा यूनिवर्स काफी सिंपल था। सब जगह मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग एक ही जैसा था, लेकिन फिर धीरे धीरे स्टार्स, प्लैनेट्स और क्लस्टर्स बनने शुरू हो गए। सवाल ये उठा कि आखिर इतना सिंपल दिखने वाला हमारा यूनिवर्स अचानक क्लम्स में कैसे बदला। और फिर यहीं से साइंटिस्टों को शक हुआ कि कोई ना कोई तो अदृश्य शक्ति है जो ग्रेविटी से मैटर को खींच रही है। और फिर यहीं से डार्क मैटर की कहानी शुरू होती है। 1990 के आसपास का दौर था। तभी एस्ट्रोनॉमर्स की दो सबसे बड़ी टीम, हाईजी सुपरनोवा सर्च टीम एंड कॉस्मोलॉजी प्रोजेक्ट टीम, ये दोनों सुपरनोवा को स्टडी कर रहे थे। यूनिवर्स में एक विशाल तारे के विस्फोट को हम सुपरनोवा कहते हैं। इस दौरान काफी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश निकलता है, जिसका यूज एस्ट्रोनॉमी में डिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। देखो, हबल ने यह प्रमाणित कर दिया था कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। फिर साइंटिस्टों का यह मानना था कि अगर हमारा यूनिवर्स फैल रहा है तो फिर इसके फैलाव की गति धीरे धीरे कम होनी चाहिए। जैसे आप एक हवा में बॉल फेंको तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल के स्पीड को धीरे धीरे कम करता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी विजिबल मैटर्स और ऊर्जा है, उनका कुल गुरुत्वाकर्षण शक्ति ब्रह्मांड के फैलाव को धीरे धीरे कम कर रहा होगा। साइंटिस्ट एक्चुअली उसी फैलाव के धीमेपन को मेजर करना चाहते थे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। जब डेटा को एनालाइज किया गया तो पता चला कि हमारा ब्रह्मांड का फैलाव धीरे होने के वजह और तेज गति से बढ़ते जा रहा है। जैसे आप एक बॉल को हवा में फेंको और ये बॉल आपके पास वापस आने के बजाय और तेज गति से ऊपर ही जाने लगे। इसका मतलब साफ था कि कोई ना कोई तो इनविजिबल फोर्स है जो ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रही है, काइंड ऑफ एंटी ग्रेविटी। कोई ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड को धक्का देकर और तेज गति से उसे फैला रही है। और फिर यहां से डार्क एनर्जी का अध्याय भी शुरू होता है। यह खोज इतना क्रांतिकारी था कि 2011 में 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 1930 में एक स्विस अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रिज ज़्विकी। वो गैलेक्सीज के कोमा क्लस्टर को स्टडी कर रहे थे। हजारों गैलेक्सीज के झुंड को हम कोमा क्लस्टर बोलते हैं। उन्होंने देखा कि जो गैलेक्सीज के जो क्लस्टर्स हैं ना, वो बहुत ही तेज गति से घूम रहे थे। ज़्विकी ने अनुमान लगाया कि इतने तेज गति से घूमने पर तो क्लस्टर्स को कब का टूटकर बिखर जाना चाहिए था, क्योंकि क्लस्टर्स में जितने भी विजिबल मैटर्स थे या ऊर्जा था, उनका कुल गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी उन्हें एक साथ पकड़कर नहीं रख सकता था। इसका मतलब कोई ना कोई तो इनविजिबल फोर्स था जो उन्हें एक साथ पकड़कर रखा था और उतने तेज स्पीड से घूमने में मदद कर रहा था।
ज़्विकी ने जर्मन में इसका नाम दिया था डंकल मटेरिया, यानी डार्क मैटर। लेकिन तभी लोगों ने ज़्विकी के बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया और उनकी बातों को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन ज़्विकी की बातें एक बार पुनः जिंदा हो गई 1970 में। वीरा रूबिन और उनकी टीम गैलेक्सीज के रोटेशन को स्टडी कर रहे थे। अब एक सिंपल फिजिक्स की बात है कि गैलेक्सीज के आउटर एज में जो स्टार हैं उनका स्पीड कम होना चाहिए और इनर एज में जो स्टार हैं उनका स्पीड ज्यादा होना चाहिए। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में होता है, नेपच्यून का स्पीड काफी ज्यादा है जबकि प्लूटो का स्पीड काफी कम है। लेकिन गैलेक्सीज के केस में ऐसा नहीं है। आउटर एज का स्टार और इनर एज के स्टार का स्पीड लगभग एक समान है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गैलेक्सीज में जितने भी विजिबल मैटर और ऊर्जा हैं उनका कुल गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी उन्हें इस स्पीड पर एक साथ होल्ड करके नहीं रख सकता था। इसका मतलब साफ था कि कोई ना कोई तो इनविजिबल फोर्स है जो बाकी का ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है और उसे इस स्पीड पर घूमने में मदद कर रही है। वीरा रूबिन का ये खोज किसी चमत्कार से कम नहीं था और शायद इसीलिए उन्हें मदर ऑफ द डार्क मैटर के नाम से जाना जाता है। देखो, आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि ग्रेविटी स्पेस टाइम कर्वेचर को मोड़ सकता है। लाइट भी इसको फॉलो करता है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रेविटी लाइट को भी मोड़ सकता है। एडिंगटन ने 1919 में इसे प्रमाणित भी किया था सूर्य ग्रहण के दौरान। उन्होंने देखा कि स्टार से आ रही किरणों को सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स मोड़ रहा है। इस घटना को ग्रेविटेशनल लेंजिंग कहते हैं। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि किसी स्टार से लाइट की किरणें आ रही है और बीच में एक बहुत ही बड़ा मासिव पिंड रखा गया है। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि ये लाइट को भी मोड़ सकता है। तो फिर ऐसे परिस्थिति में ये मासिव पिंड एक ग्रेविटेशनल लेंस की भांति काम करेगा। इसी घटना को ग्रेविटेशनल लेंजिंग कहते हैं। इस दौरान लाइट सोर्स का मल्टीपल इमेजेस हो सकता है कि लाइट सोर्स का इमेज बड़ा करके भी दिखाया जाए। ज़्विकी ने अनुमान लगाया कि अगर डार्क मैटर है और इतना ज्यादा मात्रा में है तो फिर हमारे गैलेक्सीज ग्रेविटेशनल लेंजिंग पैदा करेंगे, यानी यह एक लेंस की भांति काम करेंगे। ऐसा हो सकता है कि लाइट सोर्स के मल्टीपल इमेजेस बनाए, ऐसा हो सकता है कि लाइट सोर्स का इमेज बड़ा करके भी दिखाए। ज़्विकी की भविष्यवाणी एक बार पुनः सही साबित होने वाली थी। 1979 में साइंटिस्टों ने क्वाज़ार के दो हूबहू तस्वीर देखी। क्वाज़ार एक बहुत ही चमकीला पिंड होता है। पहले तो साइंटिस्टों को लगा कि शायद ये दो अलग अलग क्वाज़ार हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये दो नहीं बल्कि एक ही क्वाज़ार थे और दूसरा उसी क्वाज़ार का एक इमेज था। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ी आकाश गंगा पड़ रही थी, एक बहुत बड़ी गैलेक्सी थी जो ग्रेविटेशनल लेंजिंग पैदा कर रहा था और उस क्वाज़ार का हूबहू सटीक इमेज बना रहा था। ज़्विकी की भविष्यवाणी एक बार पुनः सही साबित हुई और डार्क मैटर अपनी उपस्थिति का प्रमाण दे रहा था। इसके बाद तो हजारों क्वाज़ार्स और ग्रेविटेशनल लेंजिंग जैसी घटनाएं देखी गई, लेकिन हर बार के डेटा इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि किसी भी गैलेक्सीज में जितने भी विजिबल मैटर और द्रव्यमान हैं उनका कुल गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी ये ग्रेविटेशनल लेंजिंग पैदा नहीं कर सकते थे। यानी ग्रेविटेशनल लेंजिंग पैदा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत थी जो किसी भी गैलेक्सीज के विजिबल मैटर और द्रव्यमान में मौजूद नहीं थे। इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई तो इनविजिबल फोर्स है जो बाकी का ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और लाइट को भी मोड़कर ग्रेविटेशनल लेंजिंग जैसी घटनाएं पैदा कर रहा है। साइंटिस्टों की एक बड़ी टीम जब लाखों करोड़ प्रकाश वर्ष के स्केल पर आकाश गंगाओं के नक्शा बनाया, मैप बनाया, वो कॉस्मिक वेव वाला नक्शा, तो एक अजीब सी संरचना निकलकर सामने आई। जैसे एक विशाल स्पंज हो, उसमें गैलेक्सियों के बहुत बड़े बड़े झुंड हो
घने क्लस्टर्स हों और उन्हें जोड़ने वाले लंबे लंबे फिलामेंट जैसे तार, और फिर उनके बीच में विशालकाय खाली जगह। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी जटिल संरचना बनी कैसे? बिग बैंग के बाद तो हमारा यूनिवर्स का संरचना काफी सिंपल था ना। शायद घनत्व में यानी डेंसिटी में कुछ अंतर रहा होगा। अब देखो, ये जो डार्क मैटर है वो सामान्य पदार्थ से इंटरैक्ट नहीं करता, जैसे लाइट और प्रेशर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डार्क मैटर केवल ग्रेविटी महसूस कर सकता है। शुरुआती ब्रह्मांड के दौरान घनत्व में थोड़े मोड़े उतराव चढ़ाव थी, तो अब जहां जहां डेंसिटी ज्यादा था वहां वहां डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा होते चले गए। शुरुआती दौर में जब हमारा ब्रह्मांड काफी डेंस और गर्म था, तभी डार्क मैटर का एक अजीब सी संरचना बनता चला गया, एक अजीब सा ग्रेविटेशनल संरचना बनाते चले गए। फिर धीरे धीरे सामान्य पदार्थ जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसेस इनके तरफ खींचे चले आए, अट्रैक्ट होते गए। ये गैसेस इसी ग्रेविटेशनल संरचना के अंदर ठंडा हुए, सिकुड़े और ब्रह्मांड का पहला स्टार बना। फिर वही स्टार से इस ब्रह्मांड का पहला गैलेक्सी बना। फिर धीरे धीरे वही छोटी छोटी गैलेक्सियां मिलकर बड़ी बड़ी गैलेक्सियां बनानी चली। लेकिन पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा जो सवाल था वो अभी भी जिंदा है, और वो ये कि आखिर डार्क मैटर है क्या? कुछ लोगों का मानना था कि डार्क मैटर शायद ब्लैक होल हो सकता है, लेकिन साइंटिस्टों का कहना था कि अगर ब्लैक होल डार्क मैटर है तो फिर ब्रह्मांड में यानी हमारे स्पेस में माइक्रो लेंजिंग जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलनी चाहिए, जो नहीं था। इसीलिए इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये डार्क मैटर जो है ये आज भी एक उलझी सी पहेली, एक रहस्य ही बना हुआ है। आज भी साइंटिस्ट ये नहीं समझ पाए हैं कि आखिर ये डार्क मैटर है क्या। पूरी दुनिया में कई लैब्स बनाए गए हैं, जैसे इंडिया के राजस्थान में भी एक लैब बनाया गया है जो जमीन से लगभग 2000 फीट की गहराई में। जापान, रसिया, चाइना, अमेरिका और न जाने कई कंट्रीज में जमीन से हजारों फीट नीचे डार्क मैटर डिटेक्टर्स लैब बनाए गए हैं, जो डार्क मैटर के प्रॉपर्टीज को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक साइंटिस्टों को इसके बारे में कोई सफलता नहीं मिली है। आगे फ्यूचर में हमें भी नहीं पता कि क्या होगा। क्या ये पहेली पहेली रह जाएगी, रहस्य रहस्य रह जाएगा, या फिर ये रहस्य दुनिया के सामने कभी खुलेगा।